रिव्यू एक्सरसाइज 5 के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा पहले एमसीक्यू में कह रहा है द डोमेन ऑफ एक फ़ंक्शन बेटे आपको दिया हुआ है, उस फंक्शन की डोमेन आपको कैलकुलेट करवानी है। अच्छा फंक्शन दिया हुआ है टी में, टी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको इसका मतलब टी की वैल्यूज़ बतानी है। बेटा डोमेन का मतलब टी की वो वैल्यूज़ बतानी है कि जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। अब आप मुझे बताएं बेटा पहली टर्म उसमें तो कोई डिनोमिनेटर आ ही नहीं रहा, इसमें तो आप टी की कोई भी वैल्यू पुट करवा सकते हैं। लेकिन जो दूसरी टर्म है बेटा उसमें टी की जगह 1 नहीं पुट करवा सकते। अगर आप 1 पुट करवाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी टी की जगह 1 के अलावा आप कुछ और पुट करवा सकते हैं। अच्छा अब इसका फैसला करने से पहले ज़रा बराबर में चेक कर लीजिए। ये दिया हुआ है लोगैरिथमिक फंक्शन लॉग, तो बेटा लॉग में आपको पता है ना कि आप कोई भी नंबर ऐसा पुट नहीं करवा सकते कि जिससे इसका आंसर माइनस में आ जाए, क्योंकि लॉग हम नेगेटिव नंबर का नहीं मालूम कर सकते। नेगेटिव नंबर का लॉग अनडिफाइंड होता है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर टी की जगह बेटा अगर मैं 2 भी पुट करवाऊँ तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और लॉग ऑफ 0 भी अनडिफाइंड होता है। तो लॉग ऑफ नेगेटिव भी अनडिफाइंड है, लॉग ऑफ 0 भी अनडिफाइंड है। तो मुझे इसकी जगह टी में कोई ऐसी वैल्यू पुट करवानी पड़ेगी कि जिससे टी इस पूरी ब्रैकेट का आंसर 0 से बड़ा है। पॉजिटिव तो आए लेकिन 0 से बड़ा है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, अगर टी की जगह हम 2 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करवा दें तो 2 से बड़ी वैल्यू पुट करवाने पर अगर मैं 3 पुट कराता हूँ, 3 - 2 1 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 1 निकल जाएगा। तो इसकी डोमेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि आप इसमें टी की जगह कोई भी वैल्यू पुट करवा सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 2 से बड़ी होगी तभी तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का आप लॉग लेंगे। अच्छा 2 से बड़ी वैल्यू में यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टी की जगह 3 वैल्यू पुट करवाते हैं तो 3 - 1 नीचे 2 आ जाएगा, तो उससे भी उसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, टी ग्रेटर देन 2। अच्छा अब कह रहे हैं एफ ऑफ टी बराबर कॉस टी आई प्लस साइन 2t और के। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लिमिट एट टी इज इक्वल टू पाई पर, यानी टी इज इक्वल टू पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो अगर आपको उसको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा, तो उसमें जहाँ भी टी आएगा उसकी टी की जगह हम टी की वैल्यू पाई पुट करवा देंगे एंगल में, और सॉल्व करने पर अगर हमें आंसर कुछ ना कुछ मिल गया इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमने जहाँ पे टी आया उसकी जगह पाई पुट करवा दिया, यहाँ भी टी की जगह पाई पुट करवा दिया। बेटा पाई का मतलब 180 डिग्री है, कॉस 180 लिया तो आंसर -1 आ गया। बेटा 2 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे 360 आएगा, 360 का साइन मालूम करेंगे 0 आएगा, तो 0 × 2 के ये भी ख़त्म हो गया। -1 को आई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट टी इज इक्वल टू पाई। अच्छा पार्ट नंबर 3 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/t - 2i प्लस साइन टी इज़ कंटिन्यूस। कह रहे हैं टी की वो वैल्यू बताएं कि जिस पर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो। तो बताओ बेटा अगर फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो बस टी की जगह 2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर टी की जगह 2 आ गया तो 2 - 2 नीचे 0 हो जाएगा और एनीथिंग अपॉन 0 1 डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, यानी इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए हम टी की जगह कुछ भी पुट करवा सकते हैं सिवाय 2 के। टी की जगह 2 नहीं पुट करवा सकते, क्योंकि अगर आप टी की जगह 2 पुट करवाएंगे तो नीचे 2 - 2 से 0 आंसर हो जाएगा और आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूस रखवाना है तो टी की जगह 2 के अलावा कुछ भी और पुट करवा सकते हैं, तो टी बराबर नहीं होना चाहिए 2 के। बेटा फोर्थ में कह रहे हैं कि u बराबर है t² i - e की पावर 2tj, और एच ऑफ टी आपको दिया हुआ है t² + 2t - 2। अच्छा ये आई जे के बगैर दिया हुआ है, तो ये स्केलर फंक्शन है, यानी ऊपर एक वेक्टर फंक्शन दिया जा रहा है आई और जे, ये नीचे स्केलर फंक्शन दिया जा रहा है। ये आपसे कह रहा है इस एच ऑफ टी को यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करवाएं और जो आंसर है उस पर लिमिट लगाएं टी गोज़ टू 0। तो बेटा पहले हमने एच ऑफ टी की जगह एच ऑफ टी की वैल्यू पुट करवा दी, यू ऑफ टी की जगह यू ऑफ टी की वैल्यू पुट करवा दी। अच्छा मैंने वैल्यूज़ आगे पीछे कर दी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में, किसी को भी पहले किसी को बाद में पुट करवा दें। अब कुछ नहीं किया बेटा, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, पहले t² i को इन तीनों टर्म से, फिर -e की पावर 2tj को इन तीनों टर्म से। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट बना है हमारे पास। अब इसमें हमने क्या किया, लिमिट t इज इक्वल टू 0 पुट करवाई है, तो जहाँ जहाँ भी t आया उस t की जगह बेटा 0 पुट करवा रहे हैं। तो मुझे बताओ ये टर्म भी ख़त्म, ये टर्म भी ख़त्म, ये टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगी। बेटा यहाँ पर t की जगह 0 आएगा तो ये पूरी टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर t की जगह 0, यहाँ पर t की जगह 0 आएगा तो ये टर्म भी एलिमिनेट हो जाएगी। अब यहाँ देखिएगा बेटा, अगर यहाँ t की जगह 0 पुट करवाएंगे तो 2 0 से 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा, और सिर्फ जवाब बच जाएगा 2j, मतलब e की पावर 0 1, तो आंसर बच जाएगा 2j। इसका मतलब अगर हम इस फंक्शन पर लिमिट लगाएंगे तो जो हमें इस फंक्शन पर अगर हम लिमिट लगाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2j के बराबर। ठीक है।
अच्छा, अब बढ़ते हैं हम MCQ नंबर बेटा 5 की तरफ। अब MCQ नंबर 5 जो है उसमें ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन आपको u दिया हुआ है, एक फंक्शन v दिया हुआ है। ये कह रहा है u डॉट v पर लिमिट लगाओ t गोज़ टू 0। तो बेटा पहले u और v का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हमने u की जगह u फंक्शन लिख दिया, v की जगह v फंक्शन लिख दिया। और बेटा आपको डॉट प्रोडक्ट में पता ही है कि i वाला i से मल्टीप्लाई, j वाला j से मल्टीप्लाई। तो बेटा i वाला i से मल्टीप्लाई होगा, t स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2t स्क्वायर हो गया। i इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे क्या करना है कि i वाले फंक्शन को i वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करवा दिया, और उसके बाद फिर हम j वाले फंक्शन को बेटा इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, j वाले फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा तो भी जवाब 0 हो जाएगा। और j वाले फंक्शन को आप इस सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा तो भी जवाब 0 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो आपके पास 0 हो जाएगी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो i वाला i से मल्टीप्लाई हुआ, फिर i वाला k से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। बेटा j वाला i से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, j वाला k से मल्टीप्लाई हुआ तो कंप्लीट 0 हो गया। ये मत लिखिएगा, 0 है इसका आंसर। अब आपके पास जो फंक्शन बचा है बेटा उसमें लिमिट लगा दो। अब उसमें लिमिट कैसे लगाई, तो जहाँ t आया उसकी जगह 0 पुट करवा दिया तो पूरा आंसर ही 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 6 बहुत आसान है बेटा। इसमें कह रहा है एफ ऑफ टी बराबर है टी स्क्वायर आई माइनस ई की पावर 2j। ये कह रहा है इसका डेरिवेटिव निकालें। तो बेटा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, और ई की पावर टी का 2t का डेरिवेटिव पहले ई की पावर 2t, फिर बराबर में पावर का डेरिवेटिव आएगा तो 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। 2 को स्टार्टिंग में लिख दिया बेटा, तो जो बच गया वो डेरिवेटिव है इस एफ ऑफ टी का। क्लियर हो गई बात बेटा। अब एक फंक्शन आपको r दिया हुआ है 1/2 पाई t प्लस 3 cos tj। ये आपसे कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कराओ एट t इज इक्वल टू π/2। तो बेटा आपको पता है कभी भी वो फंक्शन आपको दिया जाए और उसकी आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करवानी हो तो आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करवा देंगे एक बार। तो बेटा r का डेरिवेटिव r डैश हो जाएगा, ये 1/2 पाई बचेगा क्योंकि t का डेरिवेटिव 1। बेटा 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos t का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस का साइन t। अब इस आंसर में बेटा जहाँ भी t आएगा उस t की जगह हम π/2 पुट करवा देंगे। तो यहाँ तो t आ नहीं रहा, इस पूरी टर्म में छोड़ दें। इस जगह t आया तो उस जगह π/2 पुट करवा दिया। बेटा साइन π/2 का मतलब साइन 90 है, साइन 90 1 हो जाएगा। तो